दोस्तों, आज हमारी भारत की सीमा पर हमारे जवान चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारी सीमा की और मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 15 जून की रात को गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, तो वहीं 43 चाइनीज जवानों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, गलवान घाटी जहां ये युद्ध हुआ और उसके ऊपर के यानी कि उत्तर और पश्चिम में जो भी प्रदेश है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं, गलवान घाटी के उत्तर और पूर्वीय भाग के सारे प्रदेश जो मैंने राउंड किया हुआ है, वो सारे प्रदेश आजादी के पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सन 1950 से 1957 तक चाइना ने रोड का निर्माण करते हुए वो सारे इलाके को भारत से हथिया लिया और उस समय में सरकारी नेतृत्व के अभाव से भारत को वो हिस्से घुमाने पड़े। लेकिन दोस्तों, आज के दिन में भी भारत और चाइना के बीच में कोई सीमा तय नहीं हुई कि यही भारत का पार्ट है और यही चाइना का पार्ट है। इसलिए दोस्तों, चाइना और भारत दोनों अक्साई चीन का जो इलाका है, जो मैंने आपको मैप में दर्शाया, वो दोनों हिस्से पर भारत और चाइना दोनों अपना अधिकार दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते इतिहास में कौन सी घटना हुई, किस तरह से भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हुए और किस तरह से चाइना ने भारत के भाग को यानी कि अक्साई चीन का जो प्रदेश है उसको हथिया लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इस वीडियो की जानकारी उनको भी देना। दोस्तों, आज गलवान घाटी जहां भारत और चीनी सैनिकों के बीच युद्ध हो रहा है, वो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और गलवान घाटी का नाम वहां रहते हुए गलवान समुदाय के लोगों के नाम पर से पड़ा है। दोस्तों, बात है 1899 की। अंग्रेजों ने कश्मीर के राजा के साथ संधि करके गुलाम रसूल नाम के एक व्यक्ति को कश्मीर के इलाके में शोधकर्ता रूप में भेजा। गुलाम रसूल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएचडी की थी। उनके पिता कश्मीरी तो वही माता बाल्टिस्तानी थी और वो कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। सन 1899 में उन्होंने सिंधु नदी के मुख्य स्रोत नदी को खोज डाला। वो नदी जिस घाटी से निकलती थी, उस घाटी को वहां के लोकल समुदाय के नाम पर से गलवान नाम दे दिया गया। गलवान समुदाय के लोगों का मुख्य व्यापार घोड़ों को बेचना था। आज भी गुलाम रसूल का घर वहां मौजूद है। गुलाम रसूल का पूरा नाम गुलाम रसूल गलवान था। दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि 1947 से पहले तक ये सारा इलाका भारत के अंडर में था। गुलाम रसूल की लिखी गई बुक सर्वेटस ऑफ साहिल में ये पूरी बात का जिक्र होता है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में ये जो डिस्प्यूट है अक्साई चीन के बारे में, उसकी जड़ जाती है सन 1840 में। उस वक्त वो इलाके में भारत के सिख अंपायर के राजा गुलाब सिंह का राज था। गुलाब सिंह ने सन 1840 में तिब्बत पर आक्रमण करके उसके भागों को हथियाना चाहा, लेकिन वो युद्ध असफल हुआ यानी कि अनसक्सेसफुल हुआ। और उस वक्त भारत और तिब्बत के बीच में ये डील साइन हुई और एक रेखा साइन हुई। वो ट्रीटी के मुताबिक आज का जो अक्साई चीन है, वो सारा प्रदेश भारत के सिख अंपायर के अंडर में आता था। लेकिन दोस्तों, सन 1846 यानी कि 1846 में ब्रिटिश अंपायर ने सिख अंपायर पर हमला करके उसके सारे भागों को अपने अंडर में ले लिया और भारत का पंजाब और कश्मीर यानी कि अक्साई चीन, ये सारा प्रदेश ब्रिटिश सरकार के अंडर में आता था। और भारत जब 1947 में आजाद हुआ, तब जो फाइनल मैप डिक्लेयर हुआ भारत के नक्शे के रूप में, उसमें भी अक्साई चीन का प्रदेश भारत के अंडर में ही था। दोस्तों, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ, वहां तक ये सारे इलाके यानी कि अक्साई चीन के सारे इलाके भारत के अंडर में थे। लेकिन सन 1947 के बाद जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए, उस दौरान सन 1950 में चाइना की सरकार ने 1200 किलोमीटर का रोड तिब्बत और उसके आसपास के क्षेत्रों में निर्माण किया। उसमें से तकरीबन 179 किलोमीटर का रोड भारत के अक्साई चीन के प्रदेश में पड़ता था। दोस्तों, यहाँ से भारत के हाथ में से ये इलाका निकलता गया। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि चाइना के जो इलाके हैं, वहां से अक्साई चीन के क्षेत्र में आना बहुत ही सरल था। कोई बीच में पहाड़ी रास्ता नहीं आता था। लेकिन भारत की ओर से वहां जाने के लिए बीच में कुनकुन माउंटेन श्रेणी आती थी और भारत के पास उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो पहाड़ को काटकर और वहां रोड बना सके।
दोस्तों इसी तरह से चाइनीज लोग अपना नेटवर्क बढ़ाते गए और रोड नेटवर्क बढ़ाते बढ़ाते भारत की गलवान घाटी के प्रदेश में आ पहुंचे और बाद में सन 1962 में इसी वजह से भारत और चाइना के बीच में सीनो इंडियन वॉर छिड़ गई। दोस्तों उस वक्त के शीर्ष सरकारी नेतृत्व के अभाव से भारत को ये युद्ध में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन सन 1975 में भारत और चाइना के बीच में एक टेम्पररी बॉर्डर तय हुई जिसको LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं हाल ही में हुई यानी कि 15 जून को हुई घटना और उसके पहले की घटना के बारे में। दोस्तों दरअसल भारत में अप्रैल और मई महीने के स्टार्टिंग में रोड निर्माण का कार्य जो कि लेह और उसके आसपास के प्रदेश में सैन्य की मदद के लिए किया जाने लगा और पहाड़ को काटकर भारत सरकार ने काफी ज्यादा रोड का निर्माण कर दिया और ये रोड नेटवर्क की मदद से भारत अपने सैनिकों को आसानी से भारत और चाइना की जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ आसानी से भेज सकता था। और उसके विरोध में चाइनीज सरकार ने वहाँ गलवान घाटी और उसके आसपास के इलाके में अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया, जिसकी काफी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी। उसके बाद भारतीय सरकार ने भी भारतीय सेना को LAC के पास के विस्तार में भेजना शुरू कर दिया। जितने चाइनीज सैनिक थे और जितनी चाइनीज मशीनरी थी, गन्स वगैरह थी, उससे डबल मात्रा में भारतीय सेना और भारतीय शस्त्रों की डिप्लॉयमेंट वहां कर दी, जिसकी मदद से भारत और चाइना के बीच में तनाव बढ़ता गया। और बाद में भारत और चाइना के बीच में हाई कमांड मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि भारतीय सेना और चाइनीज सेना दोनों सेना अपने पोजीशन से पीछे हटेगी और जो भी अप्रैल में पोजीशन थी यानी कि तनाव बढ़ने से पहले की पोजीशन थी वहां वापस चली जाएगी। यानी कि जो भी अप्रैल महीने में पोजीशन थी जब भारत और चाइना के बीच में तनाव बढ़ना शुरू नहीं हुआ था उसके पहले की पोजीशन में वापस चली जाएगी। दोस्तों रोज की तरह 15 जून के दिन भी भारतीय सैनिक LAC पर पेट्रोलिंग करने के लिए जा रहे थे और संधि के मुताबिक वहाँ टेंट चाइनीज टेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन वहाँ चाइनीज टेंट पाए गए। उसकी वजह से भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को रिक्वेस्ट की कि वो अपने टेंट पीछे हटा ले, लेकिन चाइनीज सैनिक नहीं माने और उल्टा भारत के सैनिकों पर नुकीले हथियारों से वार करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी चाइनीज सैनिकों पर वार किया और इसमें 20 भारतीय जवानों शहीद हो गए और 43 चाइनीज जवानों को मौत के घाट उतार दिया। परिणाम रूप भारत में चीनी प्रतिनिधियों और चाइनीज सरकार के खिलाफ रोष की लागनी फैल गई। भारत के लेह लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले सोनम वांगचुक ने चाइनीज माल को बॉयकॉट करने की मुहिम चलाई और पूरे भारत देश में बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चलाने की मांग की और अपने साथ सारे देश के लोगों को जोड़ दिया। दोस्तों हम भी आपको आग्रह करते हैं कि आप भी जितना हो सके उतना चीनी सामान का बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट करें और भारतीय देशी उत्पादन पर भार दें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।